कल तक जो पढ़ाया था ना, वो जो लास्ट वाला था कि हमको स्क्रीन पर ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है, डार्क ब्राइट हमको मिलते हैं ऑल्टरनेट। कल वो मैंने एक्सपेरिमेंट से दिखाया भी था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन दिखता दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। आपको बस वो चीज दिखानी थी कि डार्क ब्राइट होता क्या है, दिखता कैसे है। ठीक है, तो जब अकेली लाइट थी तो यूनिफॉर्म लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई मिल रही थी यहां पर हमें। जब दो लाइट इनकोहेरेंट थी, लेकिन ये इनकोहेरेंट थी, तो आपको उसी स्क्रीन पर यूनिफॉर्म लाइट मिलने लगी ऑफ इंटेंसिटी 2i, ऑफ इंटेंसिटी 2i, क्योंकि दो दो लोग अपनी इंटेंसिटी जोड़ रहे हैं, 2i हो गई। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। अब यहां क्या था, यहां यदि हम दोनों लाइट को सुपर इम्पोज कराएं, जबकि बीच में कोई चुल्ल नहीं थी, कोई चुल्ल नहीं, फिर भी पता नहीं लाइट को क्या हुआ, कहीं लाइट जा रही है कहीं नहीं जा रही, कहीं, आज इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और स्क्रीन पर हमको ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न मिलेंगे। ब्राइट के नाम ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा, कंसेप्टिव इंटरफेरेंस, बहुत सारे नाम है, लेकिन ये फिनोमेना आपको देखने को कम मिलेगा। इस फिनोमेना का नाम है इंटरफेरेंस। ये मिलेगा आपको जब सोर्सेज सुपर इम्पोजिंग वेव कोहेरेंट हो। और एक और विचित्र बात, यदि मैं ये मान लूं कि जैसे ये दोनों इंटेंसिटी आई और आई थी, तो यहाँ पे 2i मिली, आपको आश्चर्य होगा, अभी तो बहुत सारे आश्चर्य आपके आने बाकी है। यदि यहां से आई इंटेंसिटी जा रही है, यहां से आई इंटेंसिटी जा रही है, और ये ठीक है, तो पता है यहां मिलेगी 4i इंटेंसिटी, यहां मिलेगी 0, यहां मिलेगी 4i इंटेंसिटी, यहां मिलेगी 0। मतलब जहां ब्राइटनेस है वहां तो 4i इंटेंसिटी मिलेगी, और जहां डार्कनेस है वहां 0 हो जाएगी। यदि मैं ये मानूं कि डार्क इज कंप्लीटली डार्क, 4i 0 4i 0 4i 0 4i 0 ऐसे मिलेगी। लो, आपका सर और खराब हो गया होगा, ये कैसे, कन्हैया का ही क्वेश्चन आ गया सर 4i कैसे। इन क्वेश्चनों का जवाब हमें मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद, धीमे धीमे मिलेगा, है ना। तो पहले तो यही ढूंढते ना ऐसा क्यों मिला, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोल भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ हर जगह 2i मिल रही है हर जगह। यहाँ पे उंगली रखूं तो इंटेंसिटी 2i, यहाँ उंगली रखूं तो 2i, यहाँ 2i। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, इधर की एनर्जी इधर शिफ्ट हो जाती है, इधर की एनर्जी इधर शिफ्ट हो जाती है, 2i वाली एनर्जी उधर शिफ्ट हो जाती है। तो समझने की कोशिश करो क्या हुआ होगा, है ना। जैसे सपोज करो 20 लोग खड़े हुए हैं, सबको मैंने 10-10 एप्पल दे दिए, तो सबके हाथ में 10-10 एप्पल हो गए, सबके हाथ में 10-10, ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यदि मैं ऑड नंबर वालों से कहूं अपने अपने 10-10 से बगल वालों को दे दो बस, तो एक पे 20, एक पे 0, एक पे 20, एक पे 0, टोटल सेप वही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसा हो जाता है यहाँ। लेकिन ये धीमे धीमे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब 4i का जवाब तो मिल गया होगा ना, कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो 4i आपको अचानक से क्या लगा, जब हम आई भेज रहे हैं तो 4i कैसे, एक्चुअली इधर की एनर्जी इधर शिफ्ट हो गई है। ठीक, एप्पल आईफोन अरे यार मेरे नसीब में नहीं है बेटा ये सब, आईफोन, आई बुक, है ना, आई क्या बोलते हैं, आई लव यू, ये सब आई वाले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, है ही नहीं मेरी लाइफ में। और जब भी बताया ना मैंने, जब भी मैंने पता नहीं कितने सारी लड़कियों को कैरियर बनाया है, हाँ कितनी सारी लड़कियों का कैरियर, क्योंकि जिससे भी आई लव यू बोलूं उसे अपना कैरियर याद आ जाता था उसे, उसको अपने कैरियर की याद आती थी, तो जा मैंने की कैरियर बना ले अपना। ठीक, और चलिए एक बार प्रैक्टिस करने के लिए सुनो, जैसे किसी एक लड़की जिससे आई लव यू बोलना है मुझे, अब डायरेक्ट तो हिम्मत नहीं पड़ रही, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी एम ही दोस्त से, है नहीं तो अच्छा ये बता, मैं यदि तुझसे आई लव यू बोलूं तो तू कैसा फील करेगी, इधर प्रैक्टिस। उसने कह दिया मैं तो खुशी से मर जाऊंगी, तो मैंने कहा जान नहीं बोल रहा, जी ले अपनी जिंदगी बिना बात के मरे। फिलहाल अब देखिए, आज हम एक्सप्लेनेशन देंगे इस बात का, इस बात का एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये था हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ऋतुराज डबल स्लिट, सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी बेटा वो यंग सुन के मुझे अपना ही नाम याद आ जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वही यंग्स, दिखने में यंग नहीं थे, उनका नाम था यंग, ठीक है, उनका नाम। अब अच्छा ऐसे नाम रखने में फायदा है नहीं, ऐसे नाम, अला बूढ़ा भी हो जाए तो भी नाम यंग ही रहेगा। जैसे आर्मी में भर्ती हो जाओ तो आप जवान हो जाते हो, है ना,
55 साल का आदमी भी जवान हो जाएगा ना, कि वो जवान है, जवान आगे से बाहर मुड़ेगा। तो वही चीज ऐसे नाम रखने में फायदा है। पता नहीं मम्मी पापा को क्यों नहीं सूझी, अच्छा उन पे फिजिक्स नहीं थी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो पहले ज्योमेट्रिकल लेंगे फिर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक। अब आ जाइए, देखिए मैं ये लिया मैंने डबल स्लिट, सपोज करो 1 मिनट, ये कोई पॉइंट सोर्स है, देखो एक छोटी सी स्लिट बन दी है, इससे वेव फ्रंट निकलेंगे, है ना, वेव फ्रंट। लेकिन आज मैं वेव फ्रंट में, ध्यान रखना जब हम पानी में कंकरी मारते हैं तो सर्कुलर वेव्स निकलती है ना, लेकिन कुछ जगह पानी उठा हुआ होगा, कुछ जगह गिरा हुआ होगा, कुछ जगह उठा हुआ होगा, गिरा हुआ होगा। जहां उठा हुआ होता है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, जहां गिरा हुआ होता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। तो ये बात भूल मत जाना कि हम जो बनाते हैं ना, देखिए अभी तक काम चला हुआ ऐसे बना रहा था कि ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि जब, क्योंकि लाइट ट्रांसफर्स है, लाइट ट्रांसफर्स है, तो ऑल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ भी बन रहे होंगे, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, पहले क्रस्ट बनेगा फिर ट्रफ बनेगा, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। एक बार मैं फिर से फील कराता हूं, मान लो मैं एक गोल कमरे के सेंटर, ये गोल कमरा, और उसमें मैं सेंटर पे खड़ा हुआ हूं और कई सारी रस्सियां मैंने यहां बांध दी है, मतलब रस्सियों के एक रिजिड एंड यहां पर है, फ्री हैंड मेरे हाथ में, ठीक है, सारी रस्सियों को ये, अब मैं यदि रस्सियों को जर्क दूं, ठीक है, रस्सियों को जर्क दूं, तो अब आप सिंगल रस्सी में जो जर्क फील करते हो, भाई एक रस्सी में जर्क जा रहा है, वो सब में हो रहे होंगे, एक जर्क इधर जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे। तो अब बताना यदि मैं इन पॉइंटों को जोड़ू तो ऊपर से कैमरा व्यू सर्कुलर वेव फ्रंट दिखेगा ना, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं भाई, कैमरे व्यू का कमाल है, यदि कैमरा ऊपर रख दूं तो ये दिखेगा, लेकिन जैसे मैं इन पॉइंट को, इस पॉइंट को जोड़ रहा हूं, वैसे ट्रफ ट्रफ वाले पॉइंटों को भी जोड़ूंगा तो भी तो सर्कुलर वेव फ्रंट ही आएगा, सर्कुलर वेव फ्रंट। अच्छा ये समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो यानी जब वेव फ्रंट चलते हैं तो क्रस्ट ट्रफ आगे बढ़ते हैं, क्रस्ट ट्रफ ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्रस्ट और ट्रफ बनाने के लिए एक कोड यूज करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट होते हैं, तो एक क्रॉस एक डॉट, एक सॉरी एक सॉलिड लाइन एक डॉट डॉट लाइन, क्या कर दी मैंने, सॉरी, मतलब यहां बनाता हूं, देखिए वहां थोड़ी भसड़ हो गई, क्रस्ट ट्रफ, और आई एम सेइंग क्रस्ट नॉट क्रश, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ, ये मतलब ऑल्टरनेट सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, ये हमारे आपके बीच में कोड रहेगा। यानी क्या कोड हो गया कि इस वाले को हम बोलेंगे क्रस्ट, सी फॉर क्रस्ट, और ऐसे करके जो वेव फ्रंट मैंने स्केच किया है डॉट डॉट वाला, वो हमारा ट्रफ रहेगा, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ, क्योंकि कोई भी वेव ऐसे चलती है, ठीक। चलिए, हाँ क्रस्ट की याद दिला दी, ओह शिट, ओह 14 फरवरी आने वाली है बेटा, ऑनलाइन में यही नुकसान है आपका, ऑनलाइन में अब क्या कह के जाओगे, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, अब तो ये भी मैं तुम्हारा दुश्मन नजर आ रहा हूँ ना, मेरा आपका दुश्मन नजर आ रहा होगा ना ऑनलाइन क्लास लेके, क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह सकते मम्मी मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक। चौक के पेन में डाल रखा है क्या? नहीं एक अलग से होल्डर लाया हूं मैं, यार ये बार बार चौक करके आत्महत्या कर रही थी चौक, अब इसमें बची रहती है, थोड़ा सेफ रहती है और कुछ नहीं है, एक चौक होल्डर स्पेशली लाया हूं, अब हाथ से गिर जाती है, ठीक है, सोचो बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए, हाँ, और इसमें एक फायदा भी है, चौक की ना टिप काफी एंड तक यूज होती है, चूस लेती है ये, जैसे वो गन्ने वाला गन्ने को निचोड़ देता है ना पूरा, अब ये चौक छोटी हो जाती है, इतनी छोटी तो पकड़ में कहां से आएगी, अब इतने से में भी सोचो, अब मैं बनिया हूं तो मैं तो एंड तक जूस खींचूंगा ना, तो ये इन्वेस्टमेंट है, बाकी फिजूल खर्ची बचाने को। फिलहाल चलिए मुद्दे पर आते हैं, हाँ बचत, बिल्कुल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ किसी भी वेव में इस तरीके से आगे बढ़ती है, कोई भी वेव। अब ये तो सिंगल स्लिट हो गई, सपोज करो इसके आगे मैंने रख दी डबल स्लिट, इमेजिन करो डबल स्लिट का प्लेन, मान लो एक स्लिट ये रही, और अब थोड़ा बेटा गौर से देखना, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा फिगर बनाऊंगा जो जैसे जैसे भरता जाएगा वैसे वैसे भरसड़ होती चली जाएगी, इसलिए आपको अपनी नजरें हटानी नहीं है, क्योंकि ये फिगर जैसे जैसे बड़ा होगा वो भसड़ होती चली जाएगी, तो इसलिए पहले से ही नजर रखना। और मेरा हाथ कोई कंप्यूटर नहीं है तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैंने जो आपको नोट्स भेजे है ना, वो पढ़ने लायक हो जाएंगे आपके,
नोट्स में तो परफेक्ट फिगर बनना है ना, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया है, वो जो प्रिंटेड मतलब फोटो स्टेट लगा के उसको चिपका दिया है, तो इसलिए इतना एक्यूरेट लग रहा है वो। तो चलिए देखिए, ये रहा सोर्स S1 और ये रही सोर्स S2, एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, थोड़ी बड़ी कर दी ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो चलिए, इससे चला क्रस्ट, तो इससे भी चला क्रस्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी स्फेरिकल वेवफ्रंट निकालेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। लेकिन आज हमें अपनी अप्रोच ये रखनी है कि वेवफ्रंट में जब आगे बढ़ते हैं तो क्रस्ट ट्रफ दोनों ही होंगे। फिर इससे ट्रफ चलेगा, देखो डॉट 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 डॉट, इससे भी फिर ट्रफ चलेगा। क्या ये फील आ पा रहा है? ये दोनों, अब मैंने कहा ना मैं कंप्यूटर नहीं हूं, तो मेरे हाथ से परफेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको बराबर रेडियस लेके आगे बढ़ाना है, ठीक। अब S1 से क्रस्ट ट्रफ, अब क्या बनाऊं? क्रस्ट। तो देखिए, अब S1 से क्रस्ट चलेगा, S1 से क्रस्ट चलेगा, ये फिर S2 से भी क्रस्ट चलेगा। देख पा रहे हो आप? मैंने कहा ना, जैसे जैसे ये फिगर बनेगा वैसे वैसे आपको भसड़ होती चली जाएगी। अब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होने लगी, ठीक। देखते चलना, नजरें गड़ाए रखना। अभी तो मैंने सिर्फ इसके 3 वेवफ्रंट स्केच किए और इसके भी 3 खींचे। अभी तो बस ये है क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट। अब अगला इसका ट्रफ खींचेगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, भले ही मेरा हाथ कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको समझा तो पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जब मैं समझाना चालू करूंगा, अभी नहीं, ये ट्रफ, फिर ऐसे इसका ट्रफ बना लेते हैं, ये। इज इट ओके? मैंने क्या कहा था, नजरें आपको पलक झपकानी नहीं है, जैसे जैसे फिगर बड़ा होगा उतनी भसड़ जनरेट होगी। एक आध और बना देता हूं, क्योंकि इसे बनाने में कितने भी बना लो तो ये रहा क्रस्ट, फिर से, ठीक। कोशिश कर रहा हूं मेरे हाथ से जितना, क्रस्ट। अब क्या बनाना है मुझे? ट्रफ, इसका क्रस्ट, ठीक है। अब इससे आगे मैं नहीं बना रहा, बहुत है। अब यहां से तो आपको दिख गया, अच्छा रंगोली बन गई रंगोली, चलिए रंगोली समझ लीजिए, और क्या है भाई। चलिए, अब आपको क्या देखना है, आ जाइए यहां आते हैं पहले, अब वापस आएंगे इस पे। मुझे ये बताइए, कल हमने रस्सी में ये सीखा था ना, जब ये जर्क और ये जर्क ऐड हुआ था, ये जर्क और ये जर्क ऐड हुआ था, तो क्या हुआ था बोलो? ये रिजल्टेंट वेव ऐसे बन गई थी, याद है नहीं याद? जब ये वेव और ये वेव ऐड हुई थी तो रिजल्टेंट वेव कंस्ट्रक्टिवली डिजाइन हुई थी। अच्छा, यदि ये ऐसे ऐसे ऐड होते तो एक वेव ऐसे आती, एक वेव ऐसे आती, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ध्यान रखना, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सपोज करो ये एम्पलीट्यूड ए है, ये ए है, तो ये 2a होगा ना, ये ए है, ये ए है, तो ये 2a होगा ना। और एक और फिगर, यदि एक रस्सी में ये जर्क ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, बताइए ऐसे, इमेजिन करो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये रिजल्टेंट वेव शून्य हो गई, सीधी हो गई थी रस्सी। मैंने तो उसका वीडियो भी भेजा है, उसको देखना है ना। और इस चीज को अब ऐसे भी पढ़ी है कि मान लो बेटा, एक वेव ऐसी है, एक वेव ऐसी है, और एक और वेव इसी पे ओवरलैप ऐसे कर दूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये है वेव y1 और ये रही वेव y2। जो लोग ऐसे समझ जाए वो ऐसे, नहीं तो जो ऐसे नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझो मैंने इसको उठा के इस पे रख दूं, इसको उठा के इस पे रख दूं, तो ये फिगर ऐसा दिखेगा ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसी तो दिखेगा बोलो। और यदि इन दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हुए तो वो डॉटेड तो दिखेगा ही नहीं फिर आपको, क्योंकि एक दूसरे पे परफेक्टली ओवरलैप हो चुके होंगे। तो बताना, यदि ये वेव इसके ऊपर उठा के रख दूं या इसको इसके ऊपर उठा के रख दूं, तो रिजल्टेंट वेव, बताइए एग्री करते हो कि नहीं, ऐसी बनेगी? बताइए, यदि ये ए है, ये ए है, तो ये 2a होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये a प्लस बी होगा, सिंपल। उसी चीज को थोड़ा ऐसे ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस टाइप के अंदाज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट, ऐसे यदि मान लो एक वेव ये रही, दिस इज y1, और एक वेव ऐसे आने लग जाए, ऐसे, ये y2 है। बताना, यदि मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, जो डायरेक्ट फील कर सकते हो डायरेक्ट फील करो, नहीं तो ऐसे फील करो कि बताना, इस वेव को पहले बना रहा हूं y1 को, दिस इज y1, उसको y2 डॉट डॉट, ध्यान रखना y2 मैंने डॉट डॉट से बनाई है, ओके। अब आप बताइए, जब y1 पे y2 सुपर इम्पोज होगी, और इमेजिन करो यदि एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो रिजल्टेंट वेव तो जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
और सुनिए, यदि इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका सपोज करो बी है, कम ज्यादा है, तो भी ऐसा मान लो ये कम या ज्यादा है तो ऐसा हो जाएगा रिजल्टेंट वेव। तो अब आप बताइए, ये भी रिजल्टेंट वेव है, ये भी रिजल्टेंट वेव है, लेकिन जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली अंदाज में आ रही है तो रिजल्टेंट वेव इतनी हैवी एम्पलीट्यूड की दिखेगी, और यदि दो वेव इस तरीके से सुपर इम्पोज होंगी तो वो ऐसे दिखेगी या जीरो दिखेगा, ही दिखेगा तो इससे कम ही ना, ये ज्यादा ये कम। अब एक और चीज, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, हमें यहां ये सीखने को मिला, इसको देखना, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से ही सुपर इम्पोज हुआ, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, यानी एक वेव का ट्रफ तो दूसरे वेव का भी ट्रफ, यानी यहां से रट लीजिए कि क्रस्ट, सी लिख देता हूं क्रस्ट को, क्रस्ट प्लस क्रस्ट या ट्रफ प्लस ट्रफ इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब क्रस्ट पे क्रस्ट टकराए या ट्रफ पे ट्रफ टकराए, यानी सेम फेज हुआ, सेम फेज है ना, ये भी तो एक दूसरे का सेम फेज है ना, ठीक है, तो क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड तगड़ा मिलेगा आपको। और यहां बात करें तो जब ये वेव ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है, अपोजिट फेज में हो रही है, और जो अपोजिट फेज वर्ड नहीं कैच कर पा रहे वो ऐसे कैच करिए, बताइए ये सॉलिड वाली वेव कौन सी है, ये वाली है, और ये डॉटेड वाली वेव इतना हिस्सा है, यानी इसका ये, तो इसका तो एक क्रस्ट है लेकिन इसका तो ये ट्रफ है ना। तो जब एक वेव का क्रस्ट किसी दूसरी वेव के ट्रफ से सुपर इम्पोज हो, क्रस्ट पे ट्रफ हो रहा है, ऐसे उधर देख लीजिए सेकंड हाफ में, फिर इसका ट्रफ है लेकिन उसका क्रस्ट है, तो क्रस्ट प्लस ट्रफ इक्वल टू गिव्स राइज टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले ये समझ में आ गया कि नहीं, क्रस्ट और ट्रफ की लैंग्वेज में कि CCTT सेम फेज हो गया, ये तो रिजल्टेंट वेव तगड़ी एम्पलीट्यूड देगी, और ऐसे में रिजल्टेंट वेव घट जाएगी, और ये एम्पलीट्यूड जीरो भी हो सकता है, यदि जीरो कब होगा, जब दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे, और यदि कम ज्यादा है तो भी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि रिजल्टेंट वेव तो घटी गई ना। अब आ जाइए, अब इसमें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जौहरी वाली नजर से देखना, यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ जगह तो ये सीन हो रहे होंगे, बताना हमने ये किसके लिए कोड रखा है, ये कोड किसके लिए रखा है, क्रस्ट के लिए सॉलिड लाइन, और ये कोड किसके लिए रखा है, डॉट 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 डॉट, ये ट्रफ के लिए रखा है। तो अभी मैं आपको गौर करवाऊंगा, देखिएगा कि समवेयर इन अ मीडियम क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो रहा होगा, और समवेयर इन अ मीडियम ये सुपर इम्पोज हो रहा होगा ट्रफ पे ट्रफ। तो बताइए, यदि क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ हो तो वो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, तो दिस गिव्स राइज टू कंस्ट्रक्टिव, और जहां जहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा हम लोग वहां पे डॉट बनाएंगे, मैं वहां पे डॉट बना दूंगा, ठीक है, यानी डॉट इशारा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डॉट, जैसे हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस और डॉट लगा के डिकोड करते थे ना, क्रॉस और डॉट, इनवर्ड आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड तो नहीं है, क्रॉस और डॉट, यहाँ डॉट मतलब कंस्ट्रक्टिव, डॉट मतलब सॉरी डॉट मतलब कंस्ट्रक्टिव, और अभी रुकिए, कुछ जगह ऐसी भी दिखेंगी जहां एक का क्रस्ट एक का ट्रफ ओवरलैप कर रहा होगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। अब वहां पर मैं पूरा लिखने से बेटर है वहां क्रॉस दिखा दूंगा, यानी यहां क्रॉस दिखा दूंगा। तो चलिए, यहां पे भी हमने डॉट और क्रॉस का ऐसा कोड लिया। सबसे पहले ये चेक करिए, ये मेरी उंगली देखिए अब कैमरे में यदि आ पा रहा है तो, ये रहा इस वेव का क्रस्ट, ये इस वेव का, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है डॉट बनाना है मुझे, डॉट, होपफुली देख पा रही है, दूसरी कलर की चौक लेता हूं मैं, डॉट, ओके, गौर से देखिए ये क्या बनना है, दिस इज ऑल्सो डॉट, आराम से टाइम लीजिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं डॉट है बेटा, क्रॉस नहीं है, दीक्षा देख, क्योंकि गौर से देखिए, डॉट 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 डॉट, जब डॉट 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 डॉट, यानी ट्रफ पे ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है। होप यू आर ओके विद इट नाउ, बोलो। तो यहां पर डॉट बनेगा ना। अच्छा यहां बताइए, यहां क्या बनेगा, ये तो उंगली है, यहां उंगली क्या बताइए, जल्दी बताइए, यहां पर जहां मैंने उंगली जस्ट थोड़ा सा नीचे रखी है, यहां डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, जी हाँ डॉट, ये बनेगा डॉट, ठीक है, और ये वाला भी डॉट बनेगा। तो आप देख रहे हो डॉट 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 डॉट, इस फिगर को यदि मैं कंटिन्यू करूं तो सिमिलरली थ्योरम, सब नहीं होंगे डॉट, टेंशन मत लो, अब है को लग रहा है सब डॉट 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 डॉट, ऐसी सिमिलरली थ्योरम से डॉट
सिमिलरली थ्योरम से इसी चीज में। और यदि मैं सामने स्क्रीन रख दूं, कहीं भी रख दूं स्क्रीन, तो फिर ऐसे डॉट 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 यहां पे डॉट पहुंच जाएगा ना, यानी स्क्रीन के इस पॉइंट पर इस टाइप की वेव पहुंचेगी। स्क्रीन के इस पॉइंट पर इस टाइप की वेव पहुंचेगी। किस टाइप की? जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी। इसलिए मैंने देखो डॉट 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 मैंने आगे बनाया नहीं है क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप इसको देखोगे ना एक ही सीध में आ रहे होंगे ये, तो एक सॉलिड लाइन कंटिन्यू इनको मिलाते हुए जा रही होगी यहां पर, यानी ये स्क्रीन का वो पॉइंट होगा जहां पर आपको ना तो y1 मिलेगी ना y2 मिलेगी, यहां मिलेगी yr और ये वाला yr, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला yr, यानी आपको यहां पे लाइट मिलेगी और मैक्सिमम लाइट मिलेगी। ठीक है, अब एक ही बात खत्म आउट करवाते हैं। गौर से देखिए इस पॉइंट को, यदि देख पा रहे हो तो मैं यहां आपको टाइम दे रहा हूं, गौर से देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देख पा रहे हो तो, है ना, हल्का सा टिक लगाता हूं और आप तक ही देखो इस पॉइंट को हल्का सा। ये क्या है, क्रॉस या डॉट? ये क्रॉस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्यों? क्योंकि इसका तो ये क्रस्ट आ रहा है, देखो क्रस्ट, और इसका ये ट्रफ आ रहा है। तो जब क्रस्ट पे ट्रफ हो तो ये तो क्रॉस हुआ ना, मिल गया ना हमें क्रॉस जैसे पॉइंट भी। गौर से देखिए यहां पर भी क्रॉस मिलेगा आपको, गौर से देखना यहां पर भी क्रॉस मिलेगा आपको, देख लीजिए आराम से इन पॉइंटों को। मैं यहां से पॉज दे रहा हूं तो आप देखोगे क्रॉस क्रॉस। अब आगे सिमिलरली थ्योरम से मिलाओगे तो ये क्रॉस 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 आगे जा रहे होंगे सीध में, क्रॉस 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 क्रॉस। अब बताइए क्या मतलब है यदि स्क्रीन पर क्रॉस पहुंच रहा है, यानी उसी स्क्रीन पर जहां डॉट पहुंच रहा था उसी स्क्रीन पर अब क्रॉस पहुंच रहा है। क्रॉस का मतलब है कि वहां दोनों लाइट आपस में लड़ मरी, है ना। हाँ और भी पॉइंट है दीक्षा, और भी पॉइंट है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और भी पॉइंट। इसका मतलब सिमिलरली थ्योरम से क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी यहां ज्यादा लाइट पहुंची या कम लाइट पहुंची। यदि एम्पलीट्यूड सुनिए ए और ए है तो यहाँ 2a एम्पलीट्यूड की लाइट पहुंचेगी, और यदि ए है तो यहाँ 0 एम्पलीट्यूड की लाइट पहुंचेगी। यहाँ a+ भी पहुंचेगी, यहाँ a- भी पहुंचेगी, यानी पहुंच तो कम ज्यादा ही रही है ना, यूनिफॉर्म तो फिर भी नहीं पहुंची। दीक्षा को पहले सेटिस्फाई करते हैं। इधर इस वाले पॉइंट को देखिए, ये क्रॉस है, क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो इसमें भी सिमिलरली थ्योरम लगाओगे, ये क्रॉस आगे जा रहे होंगे, आगे जब हम कंटिन्यू, यानी स्क्रीन पर क्रॉस। तो आप देख रहे हो ऑल्टरनेट डॉट क्रॉस ऐसी। अब मैं आपको 2 से 2.5 मिनट दे रहा हूं, हाँ 2 से 2.5 मिनट की। अब आप इस फिगर को ढंग से रीड करिए जो मैंने नोट्स में भेजा है। इतनी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं और आराम से। अच्छा, इसके फिगर के पीछे कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसके फिगर के पीछे कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो ग्राफ बन रहे हैं वो आपको पैनिक करेंगे। हाँ मैं ये और बता दूं, 2-2.5 मिनट दे रहा हूं ताकि आप नोट्स में इतना पोर्शन पढ़िए और कंफर्टेबल हो जाए। क्या और पढ़ना है, ये फिगर को जैसे मैंने डिकोड किया है वैसे पढ़ना है। और दूसरा, यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे होंगे, वो मैं अभी बता देता हूं क्या मिलेंगे, वो भी पढ़ने हैं। समवेयर इन अ मीडियम, मतलब व्हेन 2 कोहेरेंट वेव्स आर अलाउड टू सुपरइम्पोज लाइक इन अ फिगर, है ना, लाइक इन अ फिगर, देन वी कैन सी इन द ज्योमेट्री somewhere in a medium, somewhere in a medium this, somewhere in a medium this, somewhere in a medium this। मतलब पहला पॉइंट, somewhere in a medium crust of one wave falls with crust of another wave, or trough of one wave falls with trough of another wave। falls वर्ड बोल रही है कि गिर गई, या ये बोलिए सुपर इम्पोज, क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो रहा है या ट्रफ पे ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है। these point in the medium, these point in the medium are the point of maxima or point of constructive interference। we will get the light of greater intensity। ठीक है, लाइट ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी। फिर तो लाइट की इंटेंसिटी, हाँ लाइट ज्यादा भी होगी, वही तो, यही तो पढ़ रहे हैं निकुंज कि क्यों कहीं ज्यादा लाइट, क्यों कहीं कम लाइट पहुंच रही है, जबकि हमने तो बीच में उंगली भी नहीं करी। कल तो उंगली करी थी तब हमें ऑल्टरनेट दिखा। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, whereas some other points in medium, whereas some other points in medium we will found that crust of one wave superimposed with trough of another wave। these points are the point of destructive interference and we will get the light of smaller intensity। hope language बहुत सिंपल है, सीधी, मुझ जैसे मास्टर ने लिखी है उसकी इंग्लिश तो हैवी होगी नहीं, सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं 2-2.5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़िए। और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो मुझे ओके लिख के भेज देना। मेरे डायग्राम की तारीफ सर एक ही नहीं करी, कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ सर, डायग्राम जबरदस्त बनाया। अच्छा अच्छा ओके, चलिए समझ में आ गया ना, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको मैथमेटिक्स में उतारेंगे। अब आपके लिए खुशी की खबर, खुशी कोई है तो नहीं यहाँ पे,
है ना। हाँ वो सब, ये अचानक बोला ना खुशी की खबर, मेरी कौन सी खबर आ गई। ये फिगर एग्जाम में कभी बनाने को आया नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि ये फिगर एक्यूरेट बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए इतना टाइम हम देते नहीं है एग्जाम में। आप समझ सकते हो, इतना इसको हाईली एक्यूरेसी से बनाने के लिए बच्चे को कंपास भी चाहिए होगी, यू घुमाएगा बनाएगा, तो ये बनाने को नहीं आता, इसको रफ एक्सप्लेनेशन करने को आता है। तो आप भी हाथ से रफली बना के एक्सप्लेन कर देना, इसमें चित्रकारी करने में टाइम मत लगाना। वैसे तो ये आएगा ही नहीं आएगा फिगर बनाने को, आप बस लैंग्वेज में आंसर दे देना। जो मैंने यहाँ नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं कि समवेयर इन अ मीडियम दिखाना, समवेयर इन अ मीडियम इज फलाना। चलिए अब आते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, कि इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स फाइनली मैथमेटिक्स को ही पसंद करती है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना, फिजिक्स को डिलीवर कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज ही मैथ है। तो चलिए, बहुत अच्छी और आसान मैथमेटिक्स है। लेट मेरे पास जो 2 वेव है उसमें एक वेव तो है ए साइन ओमेगा टी, और एक वेव है दूसरी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये 2 वेव है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का एम्पलीट्यूड है ए, एक का एम्पलीट्यूड है बी। और कोहेरेंट होने के लिए एम्पलीट्यूड होना सेम होना शर्त होती ही नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए जो शर्त है वो मैंने ले रखी है। देखो इसमें ओमेगा इसमें ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम ली, लेकिन इनके फेज सेम ना लिए कोई बात नहीं, लेकिन फेज डिफरेंस जो फाई है वो कांस्टेंट है। तो दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेज। जब ये सुपर इंपोज करेंगे तभी मिलता है आपको इंटरफेरेंस, ये शर्त है, ऐसे ही चलते फिरते नहीं मिलता। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ दीज टू कोहेरेंट सोर्स, ये मैं डॉट डॉट इसलिए बोल रहा हूं, डॉट डॉट की ये लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लिखी हुई नोट्स में ही है। When these two sources are allowed to superimpose in a medium, then a new wave is formed called resultant wave, whose displacement according to superposition principle is given as y1 plus y2। यानी यदि अब आपको रिजल्टेंट वेव, क्योंकि जब ये मर्ज हो जाएंगी तो ना y1 y2 दिखेंगे ही नहीं, आपको yr दिखेगा, और yr निकालने के लिए आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ वेक्टर सम का मतलब, वेक्टर सम का मतलब जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के नहीं बोलना, जोड़ो मगर फेज को ध्यान में रखे, क्योंकि जो यहाँ जो वेक्टर में डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है वो यहाँ फेज में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, फेज में। तो यानी खाली ए और बी नहीं लेना इनका, ये गलत है। तो यानी y1 विद फेज लेना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस y2 कितना है, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां वेक्टर सम का मतलब ये होता है जोड़ो लेकिन फेज को भी साथ में लेके, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट वेव। ये अब यहां हम एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये आ गई कि जैसे हम इस इक्वेशन को देख के ताल ठोक के बोल देते हैं सर इस इक्वेशन का इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसको देख के ताल ठोक के बोल देंगे सर इसका एम्पलीट्यूड बी है। इसको देख के हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है, मैं आपसे पूछूं वाई आर का एम्पलीट्यूड क्या है, तो कोशिश भी मत करना, नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि वाई आर का एम्पलीट्यूड इस समय तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बीच में प्लस भसड़ हो रही है। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो हमने ऐसे सीखा है ना, साइन कॉस के बगल में जो लग रहा होता है, यहाँ तो साइन भी है, एक और साइन आगे ए भी बी भी। तो अब हम इसमें एक ट्रिक अपनाएंगे, और वो ट्रिक अपना के हम इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने लायक स्थिति में हो जाएंगे। बोलो बताना, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें एक ट्रिक लगाऊंगा, एक मैथमेटिकल स्टेप लगाऊंगा, ट्रिक नहीं स्टेप लगाऊंगा, उस स्टेप से, ठीक है, अब कुछ स्टेप डाल के हमारा डांस अच्छा हो जाता है कि नहीं, तो कुछ स्टेप डाल के हमारी इक्वेशन अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताइए यदि ये इक्वेशन इस अंदाज में आपके सामने आने लगी तो आप बताना, इसे देख के बताइए वाई आर का एम्पलीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, बताइए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। इसे देख के तो नहीं बता पा रहे थे, हाँ आर, ठीक है। तो वो होगा कैसे देखते हैं, थोड़ी सी मैथ, बहुत झंडू सी मैथमेटिक्स चलेगी, तो बायो वाले पैनिक मत करना। ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल रहा हूं, ध्यान रखना बी भी है, तो बी साइन ए कॉस बी यानी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन ध्यान रखना ये बी भी है, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। मैंने इस टर्म को पहले एक्सपेंड किया, इस टर्म को साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड किया। ध्यान रखना ये हमारे पास ए बी और फाइव ये तीनों कांस्टेंट हैं, ए बी और फाइव, क्योंकि फाइव कांस्टेंट नहीं होगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, फिर ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगी। अब मैंने क्या किया, रिजल्टेंट वेव वाई आर, ये तो पहले से और महंगी हो गई, टेंशन मतलब, ए
इन दोनों में से मैं टाइम वाला टर्म, एक मिनट, बी समझ जाओगे क्या कर रहा हूं, cos फाई साइन ओमेगा टी, यानी ये और ये जो टर्म है इसमें मैंने बस साइन ओमेगा टी बाहर निकाला, यानी साइन ओमेगा टी के अलावा जो रह गया वो कांस्टेंट है। पता ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू यदि नंबर में होती तो यहाँ एक डेफिनेट कोई नंबर आ रहा होता, ऐसे 10 साइन ओमेगा टी ऐसे आ रहा होता। यदि मैं आपको ए की, बी की और फाई की वैल्यू न्यूमेरिकली देता तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है, देखो हुआ नहीं हुआ, ये गिरता है, टूटने से बच गया, ये फायदा है, ठीक। हाँ, तो ए प्लस बी कॉस फाई, अभी आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा सा नंबर लग रहा है, ये हैवी नंबर नहीं है, ये कोई कांस्टेंट जनरेट होगा, एक सिंगल कांस्टेंट। ऐसे ही प्लस इसमें बी साइन फाई को और ये कॉस ओमेगा टी, तो ये जो ब्रैकेट है इधर ये कोई कांस्टेंट होंगे, जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो 5 कॉस ओमेगा टी, कुछ इस अंदाज में आ जाएगी यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा तो। अब क्या करते हैं, हम क्या करने जा रहा हूं, हमने 11th में मैथमेटिक्स में वो स्टेप किए होंगे, आज वो स्टेप यहां जरूरत है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 3 + 4 आयोटा, है ना, और आपसे कहे कि कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एक ट्रिक बताई होगी आपके मैथ वाले टीचर ने कि जब दो कांस्टेंटों को आप नए दो कांस्टेंटों में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको बताया होगा 3 को लिख लीजिए r cos थीटा और 4 को लिख दीजिए r sin थीटा। ये ट्रिक होती थी दो कांस्टेंटों को दो नए कांस्टेंट में कन्वर्ट करना, दो कांस्टेंटों को दो नए कांस्टेंटों में रिप्रेजेंट करना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को ऐसे फील करना सीखो, इस ब्रैकेट को ऐसे फील करना सीखो कि ये नंबर्स है कोई। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट इतने बड़े कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट होगा इसको मैंने r cos थीटा लिख दिया और इस कांस्टेंट को लेट किया है बेटा b sin फाई, इसको मैंने r sin थीटा लेट कर दिया। दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब सुनो, ध्यान रखना, मैंने इसको, ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट लिख दिया r cos थीटा और इसको लिख दिया r sin थीटा। अब हमारे ए बी फाई हट जाएंगे और आर और थीटा नाम के दो कांस्टेंट आ जाएंगे। उससे एडवांटेज क्या होगा, देखिए, रिजल्टेंट वेव, समझदार वाले एक स्टेप आगे सोच के चल रहे होंगे। ये जो इतना हिस्सा है इसको क्या लिख दूं, आर कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी है ही है, प्लस इसको क्या लिख दूं, बी साइन फाई को, बी साइन फाई को लिख दिया आर साइन थीटा, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी तो कॉस ओमेगा टी है ही है। इससे ये फायदा हुआ आप बच्चे लोगों देखो कि आर आर बाहर आ जाएगा, अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर जनरेट हो गया। आर आराम से 5 सेकंड लीजिएगा, 10 सेकंड, और आराम से सोचिएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कुछ दाग जैसे अच्छे होते हैं और कुछ बीच के स्टेप हमें उठ पटांग लगे जरूर, लेकिन वो अच्छे थे कि एटलीस्ट हमने कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करके इस वेव को इस फॉर्मेट में लिया है कि जैसे हम, बताओ y1 का एम्पलीट्यूड कितना है, आप बोलोगे a, y2 का एम्पलीट्यूड कितना है b, yr का एम्पलीट्यूड कितना है r। ये हो गया इन स्टेपों से। लेकिन अब अभी एक थोड़ी सी समस्या है, सर r की वैल्यू पता तो है नहीं हमें, r की पता है कैसे, देखिए यदि मैं यहां थोड़ी सी हरकत करूं तो r भी पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग शिकायत करें, सर आपने जो चीज नोन थी, ठीक है, ये जो नोन वैल्यूज थी, हमें ए पता था, बी पता था, फाई पता था, उन सबका तो आपने गोली मार दी, डिस्क्यू अपने कॉन्सेंट घुसा दिए जिन्हें पता, जिनके बारे में पता नहीं है। सब पता है, कहंदी हुंदी सी है नहीं, मैनू आर दिला दे, आर बता दे। हाँ नमन आगे, मैंने कहा ना कुछ बच्चे आगे ऐसा सोच के आगे बढ़ जाते हैं। कन्हैया ने भी बता दिया, नमन ने भी बता दिया। आप क्या करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जो नहीं समझ पाए उनकी मदद करते हैं, बाकी समझदार बच्चे एक एक स्टेप खुद आगे चल रहे हैं कि अब क्या फायदा हो गया। देखिए यदि मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा, अच्छा यही कर देता हूं, इस पे स्क्वायर कर दो, ऐसे इस पे स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ रहा हूं। जोड़ू तो एलएचएस में एलएचएस जोड़ रहा हूं, a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का स्क्वायर, ये तो दोनों के एलएचएस है, ये और ये, प्लस आरएचएस हो, सॉरी, इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होपफुली कि आप समझ गए, ठीक है।
हाँ, तो जो लोग समझदार है वो समझ गए कि स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करके जोड़ने के पीछे नियत क्या रही होगी। तो अच्छा, वो अभी सामने आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक बार देखिए एक्सपेंड, छोटे बच्चे कैसे कंजड़े बच्चे भी होते हैं। एक सवाल था ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड। अब जिसने एक्सपेंड कैसे किया उसने, और एक्सपेंड करना है, लो सर, सर और एक्सपेंड करना है ना। मतलब सवाल कोई खाली नहीं छोड़ के आना, कोई खाली नहीं छोड़ के आना है नहीं, क्योंकि मम्मी ने कहा है पेपर में जो है वो करना जरूर है नहीं। सुरेश वहां पे जाके हंग आया, क्योंकि जो आता है वही कर सकता है वो। मास्टर कह रहा है तुम्हारे घर में लेटरिन नहीं बनी, है नहीं, बाथरूम है नहीं कि है, तो पेपर में क्यों हंगते हो। कुछ के आंसर ऐसे अजीबो गरीब। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो वही, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। मैंने जानबूझ के इस वाले टर्म को यहां लिखा क्योंकि इसकी इससे जोड़ी बन जाएगी। अभी तो ये तो हमने इसको खोला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 हो गया। लेकिन जैसे इसके ब्रैकेट में 1 हो गया, वैसे ही एक और तस्वीर और जीवित है यहाँ पे, 2ab cos फाइव। एक और बंदा 1 होने के लिए तैयार है, वो है ये दोनों। बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं, वो आर स्क्वायर। सोचो, इन दोनों में से बी स्क्वायर लूंगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आर स्क्वायर क्या निकला, हमारा आर स्क्वायर निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाइव। आर आ गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। एक अच्छी बात क्या लगी आपको, इतनी मेहनत करने के बाद कोई ऊट पटांग रिजल्ट नहीं आया। ये रिजल्ट तो सबने देखा है, जब दो वेक्टर जुड़ते थे तब भी तो वही रिजल्ट देते थे। तो वहां वेक्टर में हमारा डायलॉग क्या होता था कि जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। तो ये भी वही कह रहा है, मैं जोड़ूंगा लेकिन फेज को ध्यान में रख के। व्हाट इज 5 ईयर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव। तो आप देख रहे हो बिल्कुल वेक्टर रूल ही हो रहे हैं यहाँ पे, यानी दो वेव वेक्टर रूल की तरह ही चलती हैं। बस वहां जो चीज डायरेक्शन होती थी वो यहाँ फेज में रिफ्लेक्ट होती है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ अलग से याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना। ए इस वेव का एम्पलीट्यूड है, बी इस वेव का एम्पलीट्यूड है, और फाइव इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अब आते हैं इंटेंसिटी। एक नोट देखिए, हमारी जो इंटेंसिटी है ना वो कई फैक्टरों पे डिपेंड करती है। कई फैक्टरों पे बताया था ना मैंने कल, मैंने बताया था जैसे ये बल्ब है और यहाँ स्क्रीन है, फिर यहाँ एक कट मार दिया। अब इसकी लाइट जो यहाँ पहुंचेगी, इस स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी उसे स्क्रीन पर पहुंचने वाली इंटेंसिटी बोलते हैं। ये कितनी भेज रहा है ये देख, तो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगी कि ये बल्ब कितने वाट का है। यदि मैं इस बल्ब को, कल वाली बात दोबारा बता रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, यदि मैं इसे 50 वाट की जगह 50 वाट के बल्ब की बजाय 100 वाट का कर दूं तो वहां ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी। इसे 200 वाट का कर दूं तो और ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचेगी। एक फैक्टर तो ये हो गया कि खुद वेव कैसी है, खुद बल्ब कैसा है। दूसरा फैक्टर हो गया, मान लो मैं बल्ब नहीं चेंज करना चाह रहा तो इसे आगे पीछे कर दो, तो जब इसे आगे कर दोगे तो और अच्छी इंटेंसिटी 50 वाट की पहुंचा देगा। 50 वाट का बल्ब भी अच्छी इंटेंसिटी। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा 30 वाट की ये स्लिट आप यदि छोटी कर दोगे तो कम लाइट पहुंचेगी, स्लिट को गैप बढ़ा दोगे तो और ज्यादा लाइट पहुंचेगी, है ना। तो ये दो, इनमें तीन में से दो फैक्टर तो आज यूज हो जाएंगे कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, कोई भी वेव हो इस ब्रह्मांड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव उसके स्क्वायर के। ये वो फॉर्मूले थे जो हमने 11th में पढ़ने चाहिए थे, पर 11th में जिस वजह से भी आप नहीं पढ़ पाए, कोरोना भी रहा है जो भी, तो अब पढ़ लीजिए, अब रट लीजिए। और यही कह सकता हूं, किसी भी वेव की इंटेंसिटी तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करती है। उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। मतलब ये फॉर्मूला अभी देखिए, यदि मैं इस वेव को जैसे y1 बोल रहा हूं तो इसकी इंटेंसिटी को i1 बोल देता हूं, इस वाली वेव जो दूसरी है उसकी इंटेंसिटी को i2 बोल देता हूं, और जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी को ir बोल देता हूं। तो ये किसकी इंटेंसिटी, पहली कंपोनेंट वेव की।
ये दूसरी वाली कंपोनेंट वेव की, ये रिजल्टेंट वेव की, तो सब अपने अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगी। इसका एम्पलीट्यूड है ए, तो वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, देख लीजिए। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? आर स्क्वायर के, क्योंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है। प्रोपोर्शनली से हटाऊंगा तो क्या आएगा? के ए स्क्वायर, के बी स्क्वायर, के आर स्क्वायर। ओके, यहां से ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया? I1 अपॉन के। बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया? I2 अपॉन के। और आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया? रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपॉन के। ओके, ये फॉर्मूला कोई खास यूज में नहीं था, इसलिए मैंने इसे बॉक्स नहीं मारा, लेकिन इस फॉर्मूले से ये एक रिजल्ट बनेगा इससे। बताइए, आर स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं? आई आर अपॉन के इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? I1 अपॉन के, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? बी स्क्वायर की जगह I2 अपॉन के, प्लस 2 ए बी। अब ए की जगह क्या रखूं? तो जब आपके पास ए स्क्वायर है तो ए उसका रूट होगा, रूट I1 अपॉन के, है ना, I1 अपॉन, क्योंकि ए स्क्वायर ये है। अभी बी और रह गया, बी भी तो रखना है, बी होगा अंडर रूट I2 अपॉन के, यहां से देख लीजिए, इंटू कॉस फाई। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि सबके डिनोमिनेटर में के, इवन यहां पे भी डिनोमिनेटर में के तो हो ही गया, क्योंकि रूट के अजी रूट के कहां जाओगे, ये वो वाला रूट के नहीं है, ये रूट के है ये, ठीक। तो अरे यार मेरा, हाँ क्या हो जाएगा? ये भी के हो जाएगा, अजी रूट के। अच्छा, एक दिन मैंने एक गवार बनेगा क्वेश्चन पूछा था ना, जिसका दिल टूट जाता है उसकी जनरल नॉलेज बहुत खराब हो जाती है। जिसका दिल टूट जाता है ना, उसके जनरल नॉलेज बहुत खराब हो जाती है। उसका रीजन है, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करे, जी के क्या करे। ओके, तो चलिए, के और रूट के, तो ये सब कट जाएगा। और मुझे बताइए, ये समझ में आया कि नहीं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो ये रह जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अभी सामने से हट रहा हूं और आप बताइए ये समझ में आया कि नहीं। ठीक ओके, तो अच्छा अब आ जाओ, मैं एक ये क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आपके मतलब का नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे के दिमाग में आ जाता है, तो उसको ये लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए मुझे। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। सुपर इम्पोज तो वो भी कर रही थी ना, दो इनकोहेरेंट वेव, सुपर इम्पोज तो वो भी कर रही थी ना। मैं यहां से पहले मिटाता हूं, क्योंकि मैं बिना इसके समझा नहीं पाऊंगा कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, और वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। सर एक बात बताइए, जब हमने ये दो वेव सुपर इम्पोज कराई थी, तो क्रस्ट ट्रफ तो यहां भी सुपर इम्पोज हुए होंगे ना? बोलो, हुए होंगे कि नहीं? तो यहां क्यों नहीं मिला हमको ऑल्टरनेट? ये बताइए, क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया आप पे? यही क्यों मिला था सर आपको, ये बताइए, जब यहीं पे क्यों, ये एक्सप्लेनेशन जो आपने यहां दिया है, ये एक्सप्लेनेशन वहां क्यों नहीं लगा सकते? क्वेश्चन पहुंच गया ना? तो मैं बताता हूं, देखिए अब बताता हूं, पहुंच जाए मेरा आंसर तो हाँ बोल देना, ठीक? अच्छा, कन्हैया कह रहा है मैं ट्राई करता हूं, कर चल कन्हैया, ट्राई कर, टाइप कर, मैं थोड़ी देर रिकॉर्डिंग। वो रीजन तो नहीं आया ना, मतलब सुपर इम्पोज तो वहां भी हो रहे होंगे सुपर इम्पोज। अब देखिए होगा क्या, अंतर क्या है, ये इनकोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट में जो डेफिनेशन में अंतर ये है कि यहां जो फेज डिफरेंस होगा वो वेरी करेगा, और यहां जो फेज डिफरेंस इसकी और इससे, देखो यहां से निकलने वाली वेव और यहां से जो निकलने वाली वेव है, उनका जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सुपर इम्पोज भी करेंगे कांस्टेंट होगा। अब क्या होगा, जैसे यहां पर सुपर इम्पोज करके यूं करके सुपर इम्पोज हुआ, यानी क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो गया, तो जहां क्रस्ट बनना है वहां क्रस्ट ही बनेगा, और जहां क्रस्ट बनना है इसका वो क्रस्ट ही बनेगा, कांस्टेंट है। तो यानी जहां एक बार डॉट बन गया वहां डॉट ही बनेगा,
बदलेगा नहीं फिर, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या होगा, यदि यहां कहीं डॉट बन भी गया, इमेजिन करो डॉट, ये डॉट पल भर के लिए बना होगा, क्योंकि जब इनके बीच का फेज डिफरेंस सेम हो गया होगा, मतलब क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो गया होगा, तो पल भर के लिए। लेकिन अचानक से क्रस्ट क्रस्ट की बजाय वही क्रस्ट और ट्रफ हो गए होंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस तो बदल जाएगा ना थोड़ी देर में, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, फिक्स तो रहेगा नहीं। तो यही डॉट यही क्रॉस बन जाएगा थोड़ी देर बाद ही, यही डॉट यही क्रॉस बन जाएगा। तो ये सब इतनी जल्दी होगा कि आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाओगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी के उससे होगा। तो इसलिए यहां बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां फेज डिफरेंस, यहां पे क्या होता है, जो बल्ब यहां पे फ्यूज हो गया वो फ्यूज हो चुका, परमानेंटली फ्यूज हो चुका, जो ऑन है वो ऑन हो चुका। ये केवल इस वजह से अंतर आया। अच्छा लो एक और तरीके से बताता हूं, एक और तरीके से बताता हूं। ये हमारा रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी की इक्वेशन है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब दो इनकोहेरेंट वेव हो। यदि दो कोहेरेंट हो, if there are two incoherent, if there are two incoherent lights हो, तो इनकोहेरेंट लाइट में प्रॉब्लम क्या आएगी बोलो, फाई की। वो तो बदलता रहेगा, वो कभी कहेगा मैं 0, कभी कहेगा मैं 10 डिग्री हूं, कभी कहेगा मैं 20 डिग्री हूं, कभी 30 डिग्री हूं। तो फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू रख देंगे। फिर ऐसी सिचुएशन में यही कर सकते हैं, फाई तो बार बार बदल रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा होगा फाई, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा होगा फाई की वैल्यू। तो फिर हम एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फाई रखेंगे, कॉस जो कि साइन की भी और कॉस की भी। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल 0, चाहे वो कॉस फाई वाली करंट हो चाहे साइन फाई वाली करंट हो। तो कॉस फाई की 0 आएगी, लेकिन किस केस में,